Hello everyone, I am Shreya. Welcome to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter Equilibrium. Equilibrium हमारे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि अगर प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए, जिसमें इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, डायनेमिक इक्विलिब्रियम को हमने डिस्कस कर लिया है। साथ में लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया के बारे में बात कर ली है। वहीं पर बात करें अब की, यानी कि अब के सेशन में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे। साथ में आने वाले लेक्चर्स में रिलेशनशिप ऑफ के क्यू जी, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन कांस्टेंट के क्यू एंड जी की बात करेंगे। साथ में फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया को डिस्कस करेंगे। फर्दर इक्विलिब्रियम इन आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, एसिड बेस सॉल्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया इन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की बात करेंगे। एंड लास्टली आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस को पढ़ेंगे। गाइज, उसके बाद जब सारे कंसेप्ट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर्स को करेंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं हमारा अभी का टॉपिक, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है ये? अगर बात करें तो सबसे पहले आपकी बात आती है केसी की। किसकी? केसी की, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC। देखो, कुछ भी समझने से पहले, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम लोग बात करें उससे पहले कुछ समराइज फॉर्म में मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जो कि आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फीचर्स को शो करेंगे। उनको देख लेते हैं। तो गाइज, वो इंपॉर्टेंट फीचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कौन कौन से हैं? पहला देखिए, एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए कौन सा एक्सप्रेशन है, इसकी बात करेंगे। तो एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ स्टेट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव अटेन कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी कि जो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है, वो आपका सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्लेन करेगा, है ना। जब आपके कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जा रही है जिनकी वैल्यू आपके कांस्टेंट में है, तो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसको आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है गाइज, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट। देखो, जब आपके कोई रिएक्शन हो रही होती है तो वो आपके इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ जाती है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में इनिशियल स्टेट से चेंज आता है। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है गाइज, हमेशा ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारी उस इनिशियल स्टेट से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है, जिसमें हमारा रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में गया होता है। थर्ड पॉइंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हैविंग वन यूनिक वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ये अपने हर पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक यूनिक वैल्यू रखता है, जिसको हम किसी बैलेंस इक्वेशन के द्वारा गिवन टेम्परेचर पर शो कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई आपकी रिएक्शन हुई, मान लो आपका हैबर प्रोसेस हुआ, तो ये एक आपके पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर 293 केल्विन पर हो रही है या फिर 300 केल्विन पर हो रही है। तो ये आपका एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, जिस पर हम टेम्परेचर है, जिस पर हम क्या करेंगे, बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे और उसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि यस गाइज, आपकी हैबर प्रोसेस एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है। नेक्स्ट देखो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हमारे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए अगर आपके केसी की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू केसी है, और अगर आपके रिवर्स डायरेक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू केसी डैश है, तो गाइस जो हमारे केसी की वैल्यू होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी केसी डैश के, राइट। यानी कि आपके फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और यही बात मैंने लिखी है। जरा इसको एक सेकंड के लिए आप स्लाइड को खुद से देखिए। अब देखो मैंने क्या लिखा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर अ रिएक्शन, कोई आपका रिएक्शन हो रही है जिसमें आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के, जो कि रिलेट किससे कर रहा है,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन, आपकी जो रिएक्शन हो रही है इसके करस्पॉन्डिंग रिएक्शन के से रिलेट करेगा। यानी कि अगर आपकी रिएक्शन 2 या 3 टर्म में हो रही है तो ये सभी जितने भी आपके स्टेप होंगे उनके सभी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपकी मेन रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट करेंगे। क्लियर? हुज रिएक्शन is obtained by multiplying or dividing equation for the original equation or by the small integer. Clear? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, कंसीडर एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। गाइस पहला इसका क्या एप्लीकेशन है, प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। हम रिएक्शन के मैग्नीट्यूड के बेसिस पर रिएक्शन की एक्सटेंट को निकाल सकते हैं। दूसरा है प्रिडिक्ट द रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, हम लोग रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। थर्ड, हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो आप इससे 3 चीजें निकाल सकते हो, पहला रिएक्शन का मैग्नीट्यूड, दूसरा रिएक्शन की डायरेक्शन और तीसरा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो ये तो हो गई हमारी एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब गाइस इन तीनों टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन का एक्सटेंट आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो इसे देखते हैं। The numerical value of a equilibrium constant for a reaction indicate the extent of reaction. जब हमारा कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी जो रिएक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो रिएक्शन के एक्सटेंट को बताती है। और गाइस हमेशा ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता अबाउट द रेट एट विच इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। हमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये कभी नहीं बताता कि इस पर्टिकुलर टाइम पर या इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगी, यानी हमारी रिएक्शन दोनों साइड से कांस्टेंट होगी, रिएक्टेंट की साइड से भी और प्रोडक्ट की साइड से भी। तो इस तरह का आपको कोई भी वेहरा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं देता है। और अगर बात करें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की तो आपके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वही हमारी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होती है। अब गाइस देखो मैग्नीट्यूड ऑफ केसी और केपी, आपका जो केपी है और केसी है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि केपी और केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके लिए, फॉर प्रोडक्ट। किसके लिए, फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट। केपी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, फॉर रिएक्टेंट। क्लियर? ठीक है जी, फॉर रिएक्टेंट। क्लियर? अब देखो दिस इंप्लाई दैट अ हाई वैल्यू ऑफ के, इससे क्या पता चलता है आपकी के की एक हाई वैल्यू पता चलती है। यानी कि अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी हाई होगी। यानी कि जितना ज़्यादा आपका रिएक्टेंट उतना ज़्यादा आपका रिएक्टेंट का कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट उतना ज़्यादा वैल्यू आपके इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की। क्लियर? तो ये किस पर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर। नेक्स्ट देखो, वी कैन मेक द फॉलोइंग जनरलाइजेशन कंसर्निंग द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब हम कुछ इक्विलिब्रियम मिक्सचर के बेस पर कुछ आपके जनरलाइजेशन कंसर्न को निकालते हैं। पहला क्या है, इफ केसी इज ग्रेटर देन 10 की पावर सी 3, अगर आपके केसी की वैल्यू 10 की पावर 3 से है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो रिएक्शन है ना, वो क्या कर रही है, प्रोडोमिनेंट हो रही है रिएक्टेंट से। क्या हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडोमिनेंट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। क्या होगी, केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, यानी कि आपकी रिएक्शन कंप्लीट होने की तरफ है, यानी आपकी रिएक्शन पूरी होने वाली है। क्लियर? अगर आपके केसी की वैल्यू 10 की पावर 3 से ज़्यादा है इसका मतलब आपका रिएक्शन रेट अच्छा खासा है, आपकी रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है।
नेक्स्ट देखो, कुछ एग्जाम्पल अब इस चीज के लिए समझ लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ H2 विद O2। जब हमारा H2 O2 के साथ रिएक्शन करता है कितने टेम्परेचर पर, 500 केल्विन टेम्परेचर पर, तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि यह रिएक्शन बहुत जल्दी अपने फाइनल स्टेट पर पहुंच जाती है, यानी कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो H2 और O2 की रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc की वैल्यू कितनी है, 2.4 इंटू 10 की पावर -7। क्लियर? नेक्स्ट देखो, एक सेकेंड गाइज, ये 47 ही होगा, जस्ट अ मिनट, ये आपका 47 ही होगा, 10 की पावर 47, यानी कि बहुत ज्यादा आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है। किसके लिए? H2 और O2 की जब रिएक्शन 500 डिग्री केल्विन पर होती है, क्योंकि बहुत जल्दी ये अपने फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच जाती है, बहुत जल्दी इसका कंप्लीट रिएक्टेंट वर्क कर जाता है। नेक्स्ट है, जब आपका H2Cl2 के साथ रिएक्शन करके ट्वाइस HCl गैस बनाता है, कितने पर? 300 केल्विन पर, तो गाइस Kc की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर 31 होती है। इसी तरीके से जब H2 आपका Br2 के साथ रिएक्शन करके ट्वाइस HBr का फॉर्मेशन करता है 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपके Kc की वैल्यू 5.4 इंटू 10 की पावर 18 होती है। नेक्स्ट देखो, Kc इज लेस देन 10 की पावर -3। अगर आपका Kc 10 की पावर -3 से कम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो Kc है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इसका मतलब अभी रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई है ना। दिस रिएक्शन प्रोसीड रेयरली, बहुत मुश्किल से ऐसी रिएक्शंस आगे प्रोसीड कर पाती हैं। अब चलो इनके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि गाइस, पहली रिएक्शन है हमारी डीकंपोजिशन ऑफ H2O। जब हमारे वाटर का डीकंपोजिशन होता है तो हमारा डाइहाइड्रोजन और डाइऑक्सीजन बनता है कितने पर? 500 केल्विन पर। अब देखो, जब हमने वाटर का डिकम्पोजिशन कराया तो हमारे H2 और O2 बने। गाइस, इसका जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यानी Kc की वैल्यू है, ये बहुत कम होगी। कितनी होगी? Kc इज इक्वल टू 4.1 इंटू 10 की पावर 8। कितनी होगी? 10 की पावर 8। क्लियर? नेक्स्ट देखो, जब N2 और O2 रिएक्ट करते हैं तो ट्वाइस NO का फॉर्मेशन करते हैं। कितना? ट्वाइस NO पर। अब ये N2O2 के रिएक्शन से जो ट्वाइस NO बना, गाइस ये किस टेम्परेचर पर है? 298 केल्विन टेम्परेचर पर। Kc की वैल्यू आपकी बहुत कम है, कितनी? 4.8 इंटू 10 की पावर -31, यानी Kc की वैल्यू बहुत कम है, ये रिएक्शन बहुत रेयरली शुरू हो पाएगी। अब देखो, अगर आपके Kc की वैल्यू, Kc इज इन द रेंज ऑफ 10 की पावर -3 टू 10 की पावर 3, अगर आपके Kc की रेंज 10 की पावर -3 से 10 की पावर 3 के बीच की है, तो आपका जो एप्रिसिएबल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में होगा। क्या होगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा। ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब Kc की वैल्यू 10 की पावर -3 से 10 की पावर 3 के बीच में होगी, तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के बीच का होगा। नेक्स्ट देखो, अगर आपके कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें आपका H2I2 रिएक्शन करके HI का फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसका? HI का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो गाइज आपके Kc की वैल्यू होती है 57 एट 700 केल्विन। 700 केल्विन पर हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है 57। और अगर आपसे बात की जाए डीकंपोजिशन रिएक्शन की, यानी फेज डिकंपोजिशन की, तो जब आपका N2O4 NO2 में डिकम्पोज होता है तो गाइज आपकी Kc की वैल्यू बहुत कम होती है, यानी कि 4.64 इंटू 10 की पावर -3, और इसका टेम्परेचर कितना होता है? 25। इसका मतलब ये ना तो बहुत ज़्यादा कम हो गया और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। पिछले के कंपेयर में तो बड़ा है ना, पिछले के कंपेयर में बड़ा है और इससे आगे के कंपेयर में छोटा है। क्लियर? यानी कि Kc इज इक्वल टू 4.64 इंटू 10 की पावर 3, यानी कि ये ऐसे रिएक्शन है जो कि बहुत आसानी से हो जाएंगी, बहुत आसानी से हो जाएंगी, और इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का ही कॉन्सेंट्रेशन होगा। क्लियर? अब देखो,
Hence, equilibrium mixture contain appreciable concentration for N2O4 and NO2। इसका मतलब ये हुआ जो इसका इक्विलिब्रियम मिक्सचर होगा वो N2O4 और NO2 के लिए एक एप्रिसिएबल कॉन्सेंट्रेशन रखेगा। तो इसको हम इस पिक्चर से समझाने की कोशिश करेंगे। गाइस, पिक्चर है हमारा डिपेंडेंस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन केसी, कि हमारी जो रिएक्शन है हमारे कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है तो उसका जो एक्सटेंट है वो कैसे आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। देखो, अगर आपकी केसी की वैल्यू निग्लेजिबल या फिर 10 की पावर 3 के से बड़ी है, छोटी है, तो क्या होगा, आपकी रिएक्शन निग्लेजिबल होगी, यानी कि बहुत मुश्किल से शुरू होगी। वहीं पर अगर आपका केसी की वैल्यू 10 की पावर 3 से ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रिएक्शन बहुत तेजी से होगी और बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। बट गाइस, अगर केसी की वैल्यू 10 की पावर -3 से 10 की पावर 3 के बीच में है, इसका मतलब आपकी रिएक्शन परफेक्टली होगी, यानी कि ना तो बहुत तेज होगी ना बहुत धीरे होगी, ना केसी की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ना तो बहुत कम होगी और ना बहुत ज़्यादा होगी, यानी एकदम परफेक्टली आपकी जो रिएक्शन आएगी वो तब आएगी जब आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 की पावर -3 से 10 की पावर +3 के बीच में होगी। क्लियर? नेक्स्ट है प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब ये हमारा सेकंड पॉइंट है कि कैसे हम रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करेंगे। गाइस देखो जरा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेल्प इन प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन। आपके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो रिएक्शन की डायरेक्शन को भी प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। कैसे करेगा? देखो, जब आपकी रिएक्शन एक स्टेप पर जा रही है, 2 स्टेप पर जा रही है, 3 स्टेप पर जा रही है, तो अपने अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देती है, यानी कि इस पर्पस में जो आपके रिएक्शन के कांस्टेंट आएंगे उन्हें हम कहेंगे क्यूटेंट। क्या कहेंगे? क्यूटेंट। तो देखो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेल्प प्रिडिक्टिंग द रिएक्शन इन विच अ गिवन रिएक्शन विल प्रोसीड, जिसमें एक रिएक्शन एक स्टेज पर प्रोसीड होगी। फॉर एनी पर्पस, किसी पर्पस के लिए, वी कैलकुलेट रिएक्शन क्यूटेंट क्यू। हम क्या करेंगे? रिएक्शन क्यूटेंट क्यू को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि रिएक्शन क्यूटेंट क्यू किसके बराबर होगा? क्यूसी के, जो कि आपका मोलर कंसंट्रेशन है, और क्यूपी विद पार्शियल प्रेशर। और क्यूपी प्रेशर के लिए आपका यह क्यूपी हो जाएगा, यानी क्यूटेंट क्या हो जाएगा? क्यूपी। किसके लिए? पार्शियल प्रेशर के लिए। तो जो आपका रिएक्शन क्यूटेंट है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? गाइस, रिएक्शन क्यूटेंट क्यू इज डिफाइंड in the same way as the equilibrium constant Kc except that the concentration of QC। जिस तरीके से आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप एक्सप्लेन करते हो, बिल्कुल ऐसे ही आप क्या करोगे? क्यूटेंट को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, यानी कि इनके बीच में बहुत बड़ा कोई नेसेसरी डिफरेंस नहीं होता। गाइज, आपका जो क्यूटेंट क्यू होगा वो कैसा होगा? बिल्कुल आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह, बस डिफरेंस कितना होगा? आपका जो केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो केसी होगा, और जो आपका क्यूटेंट होगा वो आपका क्यूसी होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। मान लो आपकी एक जर्नल रिएक्शन है, ए प्लस बी, आपका प्रोडक्ट बन रहा है सी प्लस डी। तो जब आप इसकी क्यूसी की वैल्यू निकालोगे तो गाइस क्यूटेंट क्या आ जाएगा? एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी, यानी कि क्यूसी आपका बड़ा होगा केसी से। क्या होगा? क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी। द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब ये, अगर आपके क्यूसी की वैल्यू केसी से बड़ी है तो मतलब ये हुआ कि जो आपकी रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की डायरेक्शन में होगी, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन जाएगी। क्यूसी का मतलब आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई, ठीक है। बट हमेशा अगर क्यूसी की वैल्यू बड़ी है तो मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल, और अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से छोटी है, अगर आपके क्यूसी की वैल्यू यानी क्यूटेंट कांस्टेंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से छोटी है, इसका मतलब आपकी होने वाली रिएक्शन फॉरवर्डेड होगी, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होगी। क्लियर? 2 चीजें क्लियर हुई कि आपकी जो क्यूसी होगा अगर ये बड़ा है केसी से, मतलब रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल, रिवर्स, ठीक है। और अगर आपका क्यूसी छोटा है केसी से, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड। बस इतनी चीज इस स्लाइड में आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट देखो, अगर मान लो QC और KC दोनों की वैल्यू इक्वल है तब क्या होगा? गाइस, जिस कंडीशन में आपके क्यूटेंट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी QC और KC की वैल्यू इक्वल होती है, मतलब ये है कि ये रिएक्शन आपकी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। किस में है? इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? अब है कंसंट्रेशन, कंसीडर द गैसियस रिएक्शन ऑफ H2 एंड I2। अब हमको H2 और I2 की गैसियस रिएक्शन को कंसीडर करना है। कैसे कंसीडर करोगे? देखो गाइस, जब आपका H2 I2 के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ? I2 के साथ रिएक्ट करता है। जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा साफ करके लिख देती हूँ। हाँ जी, जब आपका H2 I2 के साथ रिएक्ट करता है तो आपको ट्वाइस HI देता है। क्या देता है? ट्वाइस HI देता है। तो गाइस, इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन का आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। क्या होती है? 57 एट 700 केल्विन। 700 केल्विन पर जब आपका डाइहाइड्रोजन आयोडीन गैस के साथ में इंटरैक्ट करता है तो आपका HI का फॉर्मेशन करता है, और ये आपकी रिएक्शन 700 केल्विन पर होती है। इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 57 होती है। तो अब आपको क्या देखना है? इमेजिन कर लेते हैं कि जो इनका मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, H2 के लिए 0.1 मोलर है, I2 के लिए 0.2 मोलर है और HI के लिए 0.4 मोलर है। तो गाइज, अगर हमने इनकी वैल्यू दे दी तो आप QC निकाल सकते हो, है ना? तो आप आसानी से QC निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो QC? क्योंकि QC इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्टिव मास ऑफ HI का होल स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2 एक्टिव मास ऑफ I2। अब इनके वैल्यूज को पुट करना शुरू कर दो। कितने पर? एट कांस्टेंट टेम्परेचर 700 केल्विन। तो आपने HI की वैल्यू लगाई 4.0 का स्क्वायर माइनस अपॉन H2 की लगाई 0.1 और H2 के I2 का लगाया 0.2। गाइस, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो QC आपका क्या आ जाएगा? 0.8। क्या आ जाएगा? 0.8। क्लियर? अब आप क्या देख पा रहे हो? KC बड़ा है, QC बड़ा है। तो देखो, KC की वैल्यू बड़ी है 57, जबकि QC है सिर्फ 8। अब देखो, जब आपकी KC की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब रिएक्शन कैसे जाएगी? फॉरवर्ड। रिएक्शन कैसे जाएगी? फॉरवर्ड। क्लियर? अब इस केस में, नाउ इन दिस केस, QC डज नॉट इक्वल टू KC। QC हमारा KC के इक्वल नहीं है। इसी वजह से मिक्सचर ऑफ I2 एंड H2 एंड I2 इज नॉट एन इक्विलिब्रियम। इसीलिए जो हमारा H2 और I2 की रिएक्शन होगी ये आपकी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। ठीक है? अब देखो, इसमें आपका क्या था? KC की वैल्यू बड़ी थी एज कंपेयर टू QC, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी। कैसी थी? फॉरवर्ड थी। डेट इज मोर व्हेन H2I2 रिएक्ट टू फॉर्म HI, देयर कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज टिल QC बराबर KC। अब इसमें लिखा है कि जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है ये तब तक डिक्रीज होगी जब तक KC की वैल्यू QC के बराबर ना हो जाए, यानी कि दोनों की वैल्यूज इक्वल ना हो जाए, तब तक ये रिएक्शन आपकी चलेगी, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। जैसे ही इन दोनों की वैल्यू इक्विलिब्रियम में आएगी गाइस, ये रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में चली जाएगी, यानी कि कुछ इस तरह से हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रिएक्शन क्योटेंट QC इज सक्सेसफुल प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जो हमारे रिएक्शन क्योटेंट होता है यानी कि QC होता है, वो क्या कर पाता है? आसानी से हमारे रिएक्शन की डायरेक्शन को पता कर सकता है। कैसे पता कर सकता है? बाय कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ QC एंड KC। अपने QC और KC की वैल्यू को कंपेयर करके वो आसानी से पता कर लेता है। कैसे? हमको पता है कि अगर QC की वैल्यू बड़ी है KC से, इसका मतलब रिएक्शन जाएगी रिवर्स, और अगर KC की वैल्यू बड़ी है QC से, इसका मतलब जाएगी फॉरवर्ड, और अगर QC की वैल्यू बराबर है KC से, इसका मतलब रिएक्शन जाएगी इक्विलिब्रियम में। क्लियर? तो इस तरीके से ये पता कर सकती है ना? सिर्फ क्या देखेगी? वैल्यू देखेगी QC एंड QC की। Thus we can make the following generalization concerning the direction of reaction। तो अब देखो,
अगर आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बन रहा है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ये है QC, ये है KC, QC छोटा है KC बड़ा है, QC छोटा है KC बड़ा है, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, राइट? यही तो मैंने लिखा है। अगर आपका QC बड़ा है KC छोटा है, यानी कि रिएक्शन रिवर्स जा रही है। और अगर ये दोनों आपके इक्वल है, यानी कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जा रही है। तो पता चल गया ना डायरेक्शन का। बस कितना आसान था आपके क्यूटोन कांस्टेंट के थ्रू रिएक्शन की डायरेक्शन का पता लगाना, है ना? अब देखो जो जो बातें मैंने बताई हैं वही वही बातें लिखी हैं कि जो अगर आपका QC बड़ा है KC से, मतलब आपका क्यूटेंट कांस्टेंट बड़ा है रिएक्टेंट कांस्टेंट से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो आपकी रिएक्शन जाएगी लेफ्ट टू राइट। कैसे जाएगी? लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अगर आपका QC बड़ा है KC से, यानी आपकी रिएक्शन जाएगी राइट टू लेफ्ट, ठीक है। वहीं पर अगर गाइस आपकी रिएक्शन आपका QC और KC की वैल्यू है इक्वल, यानी कि आपकी रिएक्शन जाएगी इक्विलिब्रियम में, नो रिएक्शन नेट रिएक्शन अकर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कैलकुलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन। गाइस कैसे कैलकुलेट करोगे कॉन्सेंट्रेशन को, इसको देख लेते हैं। तो देखो, in case of a problem in which we know the initial concentration, अगर ऐसी केस जिसमें आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का पता है बट वी डू नॉट नो एनी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, बट हमको किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? कुछ स्टेप्स को फॉलो करोगे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को पता लगाने के लिए। तो पहला स्टेप इसका क्या है? राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। सबसे पहले हम एक बैलेंस रिएक्शन इक्वेशन लिखेंगे, क्लियर। सेकंड क्या होगा? अंडर द बैलेंस इक्वेशन, मान लो आपने लिख दिया H2N2 और आपका बन गया NH3 ट्वाइस NH3, है ना, बन गया। तो एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो अब बोला गया है मेक अ टेबल द लिस्ट फॉर ईच सब्सटेंस इन्वॉल्व द रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे उसके लिए कि जो आपके सब्सटेंस इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में, क्लियर। अब क्या करेंगे? उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, ठीक है, और फिर उसकी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। जैसे मान लो X माइनस ए, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। एंड गाइस उसके बाद आप क्या करोगे? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग द टेबल डिफाइन X एज अ कॉन्सेंट्रेशन। हम क्या करेंगे? X को एज अ कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने किया था X माइनस ए, ठीक है, इन मोल पर लीटर, ठीक है। वन ऑफ द सब्सटेंस दैट रिएक्ट गोइंग इन इक्विलिब्रियम, एक प्रोडक्ट जो कि आपका रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम में जा रहा है, दिस कैन स्टिचियोमेट्रिक रिएक्शन टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन। वो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए या फिर रिएक्टेंट को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाएगा। यानी कि आपके KC की वैल्यू क्या आ जाएगी? कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। किसके लिए? फॉर द अदर सब्सटेंस टर्म ऑफ X, किसी सब्सटेंस X के लिए जो कि आपको नहीं पता है। अब देखो थर्ड क्या कह रहा है? सब्स्टिट्यूट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इनटू द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी KC को हम किस में रख देंगे? इक्विलिब्रियम इक्वेशन में रख देंगे, जिस भी रिएक्शन के लिए आपको निकालना है। इफ यू आर सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे मैथमेटिकली, जो कि और ऐसा वैल्यू निकाल लेंगे जो कि केमिकली सेंस रखता हो, ठीक है। स्टेप 4 में कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। हम क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट कर लेंगे और X की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने रिजल्ट्स को चेक कर लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इनटू द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन में उन वैल्यूज को पुट करके अपनी रिएक्शन को चेक कर लेंगे। तो गाइज ये था हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन को समझा कि किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी रिएक्शन की डायरेक्शन बताने के लिए, किसी रिएक्शन का क्यूटेंट बताने के लिए और किसी रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन बताने के लिए यूज किया जाता है। तो तीनों चीजों के लिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड साथ में
क्यूटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। प्यारे बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बेहतर पढ़ेंगे। तब तक आपको क्या करना है, लेक्चर को व्यू करना है, सेशन को लाइक करना है, प्लेलिस्ट को फॉलो करना है और बने रहना है अडर 24/7 स्कूल के साथ। तो चलिए बच्चे, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।